तो स्वागत है एमटीसी ऑनलाइन क्लास कुरेठा में। मैट्रिक ऑब्जेक्टिव साइंस का सिलसिला जारी है और इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करेंगे 127 नंबर से आगे का प्रश्न। हमारा 127वां नंबर का प्रश्न है, सर उत्कृष्ट गैस कैसी होती है। सर उत्कृष्ट गैस का और भी कोई नाम है? तो बोलेंगे जी हाँ, इसका दूसरा नाम अक्रिय गैस है। और भी है सर? जी हाँ, इसी का अगला नाम है सर निष्क्रिय गैस। क्या और ये अन्य नामों से जाना जाता है? तो जी सर, ये नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। जी सर। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि सर ये कैसी होती है। नाम से ही पता चलता अक्रिय, ये किसी से भी क्रिया करने वाली नहीं है। निष्क्रिय, बिल्कुल सुस्त गैसें हैं, सुस्त तत्व है जो किसी से भी अभिक्रिया करने वाली नहीं है। तो आपका ऑप्शन देखिए, क्रियाशील बिल्कुल नहीं होगा, अक्रिय जी होगा, निष्क्रिय जी ये भी दिख रहा है, बी तथा सी जी दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आपका सही होगा। आप थोड़ा समझ करके इसको मारिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बाबू, किसी धातु का मरकरी के साथ बना समांग मिश्रण क्या कहलाता? मरकरी है Hg और इनका किसी भी धातु से अगर आप अभिक्रिया कराओगे तो वो तैयार करेगा अमलगम। क्या तैयार करेगा बउआ? अमलगम। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमलगम। अब कहोगे सर इसका सूत्र क्या होता है? तो हम कहेंगे H2SO3 और O7, ये अमलगम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, कार्बन पृथ्वी पर कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहां नहीं कर रही है, यहां पर बात हो रहा है कार्बन का। ये कार्बन हमारा जो भूपटल है, पृथ्वी है, इस पर कितना पाया जाता है? तो 0.02% कार्बन पाया जाता है। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.02%। अब देखिए अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? कहाँ? वायुमंडल में। आपको पता होगा कि वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन गैसें पाई जाती है, जिसकी मात्रा सर्वाधिक 78% होती है। फिर ऑक्सीजन होता है जो लगभग 21%। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसकी मात्रा 0.03% होती है। तो आपसे CO2 की मात्रा पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछा गया है, आप कहोगे सर 0.03%। नेक्स्ट सवाल, ऑक्सीजन की मात्रा पृथ्वी पर कितनी है? तो लगभग 21%। ऑप्शन आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन की मात्रा पृथ्वी पर कितनी है? नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा पृथ्वी पर है, जिसकी मात्रा है 78%। आपका ऑप्शन नंबर होगा सी, 78%। सवाल है बाबू, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, न्यूटन, बर्जिलियस। आपका सही ऑप्शन होगा जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस साहब ने दिया था। अगला, सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबों को पता है सबसे ज्यादा घनत्व, घनत्व बोले तो सबसे ज्यादा घनापन जिस पदार्थ में है, जिस पदार्थ का है, वो पदार्थ कहलाता है बाबू हीरा। जिसमें जितना ज्यादा अणु का घनापन होगा वो उतना ही ज्यादा भारी होगा, और जो जितना ज्यादा भारी होगा वो उतना ही ज्यादा कठोर होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर हीरा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। अगला प्रश्न बाबू देखते हैं,
कार्बन के कितने अपरूप हैं? सबों को पता है कार्बन के 3 अपरूप हैं। एक है बउआ ग्रेफाइट, दूसरा है बउआ हीरा और तीसरा है बउआ फ्लोरीन। आप बोलोगे सर कि सर कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर सी मार के आना। नेक्स्ट सवाल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन क्या है? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन क्या है? ये तीनों के तीनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? आपको पता होगा कि सर हम लोग जो उपयोग करते हैं घरों में उस गैस का नाम है एलपीजी, लिपिक या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और वाहनों में जो प्रयोग होता है उसका नाम है सर सीएनजी गैस। इन दोनों गैसों में अंतर क्या है? सर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मात्रा होगी वो होगी ब्यूटेन की, अर्थात इसका मुख्य अवयव जो होगा वो ब्यूटेन। और यहाँ पर जो होगी ना सबसे ज़्यादा मात्रा होगी मेथेन की। तो यहाँ प्रश्न है सर एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होगा? आप मारोगे ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन होगा। अगर आपसे पूछे सीएनजी का मुख्य अवयव क्या होगा तो आप बोलना सर मेथेन होगा। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ, सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ वो भी प्रयोगशाला में बनाया गया, वो कौन सा है? सर हम कहेंगे वो यूरिया है। आपसे पूछा जाएगा सर इसको बनाया था किसने, तो हम कहेंगे इसको बनाया था वोहलर साहब ने। तो आपका आंसर होगा इस प्रश्न का यूरिया। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया? आंसर होगा वोहलर साहब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न 141, कार्बनिक यौगिक का द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है? जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है? तो इनका द्रवणांक तथा क्वथनांक दोनों का दोनों निम्न होता है, अर्थात बी। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के सहयोग का आधार क्या है? सर कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व है। आखिर ये इतना ज्यादा क्यों बना लेता है? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन है अर्थात परमाणु है ये साझेदारी करने में माहिर है और ये साझेदारी द्वारा एक बंधन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं बउआ सह संयोजक बंधन। यानी कि साझेदारी करने में माहिर रहने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा तत्व बनाते हैं। इसी को कहते हैं श्रृंखलन गुण। सर कौन सा गुण? श्रृंखलन गुण। माहिर है ये लोगों से, तत्वों से जुड़ने में माहिर है, अर्थात उनके साथ बंधन बनाने में माहिर है। और वो बंधन कौन सा बनेगा? सह संयोजक बंधन। तो आपका सही ऑप्शन होगा सर बी, सह संयोजकता। अगला प्रश्न होगा, हीरे में कार्बन परमाणु को बांध रखने वाला कौन सा बंधन है? सर कार्बन परमाणु को बांधने वाला बंधन एकमात्र होता है जिसका नाम होता है सह संयोजक बंधन। बिल्कुल आंख मूंद करके जब जब कार्बन दिखे तब तक आप रखना सह संयोजक बंधन। ऑप्शन नंबर बी होगा सह संयोजक बंधन। अगला प्रश्न, योगशील अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करती है? सर योगशील यानी कि जुड़ने का प्रक्रिया, एक यौगिक के साथ दूसरा का जुड़ाव, प्लस करना, ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा एल्किन में पाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछे एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो आप बोलना CnH2n। अगर आपसे पूछेगा सर एल्केन का तो आप बोलना CnH2n+2। अगर आपसे पूछेगा एल्काइन का तो CnH2n-2। इन बातों को याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न,
सवाल नंबर 145 145। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? सही आंसर होगा एथाइन या एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न होगा सर, किस के जल अवघटन से मेथेन बनती है? एल्युमिनियम के जल अवघटन से मेथेन गैस बनती है। अगला प्रश्न, किस गैस का उपयोग धातु के वेल्डिंग में किया जाता है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। आप कहोगे सर एथाइन या एसिटिलीन गैस। इसी गैस का प्रयोग धातु के वेल्डिंग में किया जाता है, जिसका संरचना सूत्र इस प्रकार से होता है, जिसे आप शॉर्ट में C2H2 भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसके द्वारा होता है? जब सर किण्वन होगा ना, तो किण्वन होने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब भी किण्वन होगा किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एंजाइम। इसमें भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। अगला प्रश्न, ऑलिक, स्टेरिक और पामटिक अम्ल क्या है? सर ये ऑलिक, और नाम से पता चलता सर तेल, और तेल में क्या होता है सर? वसा। ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या पाया जाता है? वसीय अम्ल। अगला प्रश्न, मेथेन क्या है? बाबू मेथेन क्या है? मेथेन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन गैस है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कार्बन के किस गुण के कारण कार्बन के कुल यौगिकों की संख्या क्या होती है? अत्यधिक। अभी हमने बताया इसमें एक गुण पाया जाता है जिसका नाम होता है सर श्रृंखलन गुण। ये गुण क्या करता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा साझेदारी करती है, और साझेदारी के फलस्वरूप क्या बनाती है? बंधन। कौन सा बंधन? तो सह संयोजक बंधन। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रृंखलन गुण के कारण। बेंजीन, बेंजीन C6H6, इसको अगर आप लिखो तो इस प्रकार से इसका संरचना सूत्र लिखा जा सकता है, या आप इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी घुमा सकते हो। सर इसमें परमाणु की संख्या कितनी है? कार्बन में 6 है, हाइड्रोजन में 6 है। 6 जोड़ 6 बराबर कितने हैं? 12। ऑप्शन नंबर दे देगा 12। अगला प्रश्न, एसीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? अब क्रियाशील समूह की बात हो रही। एसीटोन, ऑन की बात आपको आईपीएससी नेम जब पढ़ाया गया था तो वहां पर मैंने सारा का जो परफिक्स होता है, जो आईपीएससी नेम के लास्ट में लगता है, उनके बारे में बताया था। सभी फंक्शनल ग्रुप से संबंधित जब हमने आईपीएससी नेम को पढ़ा था, उसमें ऑन किसका था भौवा? तो ऑन था कीटोन का। बस आप इस ऑन को समझ के पहले क्या रहे उससे मतलब नहीं है। ऑन है भैया तो किसका रूप है? कीटोन का, और आप ऑप्शन नंबर मार देना डी, कीटोन। अगला प्रश्न है बाबू, तेल और वसा, उच्च अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिश्रण क्या कहलाते? तेल को मिला दीजिए और उच्च वसीय अम्ल को मिला दीजिए तो उसके मिश्रण को आप क्या कहोगे? तो उसके मिश्रण को आप कहोगे सर एस्टर। अगला प्रश्न, एरोमेटिक कार्बन कौन है? एरोमेटिक मतलब वैसा कार्बन जिसकी श्रृंखलाएं बंद होती है। तो सर बंद वाला बेंजीन है। क्या इसमें है? और भी होता है इस प्रकार से। इनका नाम अगर आप करो तो 1 2 3, अगर बंद है तो आप रखोगे साइक्लो। 1 2 3 है तो 3 को हम कहे थे बउआ प्रोप, और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो हमने बोला था इसका नाम एन। क्या नाम हुआ? साइक्लोप्रोपेन। आपको ज़्यादा
एरोमेटिक यहाँ नहीं पढ़ना है, इंटर में पढ़ना है। मैट्रिक में विशेष रूप से आपको बेंजीन पर ध्यान देना है, यहीं से सवाल आता है। ऑप्शन भी आपको दिया है सर बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, क्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता निकालने के लिए सबों को आता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी जानते होंगे। क्लोरीन का आप सबों को पता होगा परमाणु संख्या 17। कॉन्फ़िगरेशन आप निकाले होंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12, अब बचा 3p5, कितना हो गया सर? अब ये पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा और ये अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 2 7, यही है ना सर? 7 है बउआ। अब देखिए किसी भी तत्व को अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसके पास है कितना? 7, चाहिए कितना? 1। तो इनकी संयोजकता कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंधन बनेंगे? आपको हमने बताया था ऑक्सीजन के बीच बंधन बनता कैसे है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सर इसकी परमाणु संख्या होती है 8। आप बनाओगे 1s2 2s2 और 2p कितना 4। पहला कक्षा अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 6। अब ऑक्सीजन का 2 परमाणु लेना है, एक एक कितना? 2। अब यहां पर भी 2 3 4 4 2 कितना हो गया? 6। 2 2 4 2 2 2 4 2 कितना? 6। सारे चीज़ों को आपने क्लास में पढ़ा है। अब देखिए क्या बनाएगा सर? ये साझेदारी करेगा। इनके पास 6 है, इनको चाहिए 2, तो ये इनसे लेकर अपना स्टक पूरा करेगा। देखिए अब इनका 2 2 4 2 6 2 कितना हो गया? 8। इनके पास भी 6 है, ये इनसे लेगा 2, तो कितना हो गया इनका भी? 8। इसने इनसे लिया, इसने इनसे लिया, इसी को तो हम साझेदारी कहते हैं। और इसी साझेदारी द्वारा है एक बंधन बनता, जिस बंधन का नाम है सर सह संयोजक बंधन। अब प्रश्न कहता है कि कितने बंधन बनाते हैं 2 ऑक्सीजन? तो आपके सामने है कितने बंधन बनाते हैं? 2। आप मारोगे ऑप्शन नंबर बी 2। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए, अगर कोई बर्तन है और इसका बर्तन का तली क्या हो जाए सर? काली हो जाएगी, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? काला होने का मतलब क्या होगा कि सर धुआं उठेगा। आप देखे होंगे कच्चा लकड़ी को जलाइए और पूरा सूखा लकड़ी को जलाइए, दोनों में क्या अंतर देखोगे? जो कच्चा होगा ना उसमें धुआं ज़्यादा होगा, और जो सूखा होगा ना उसमें धुआं कम होगा। तो जितना ज़्यादा धुआं उतना ज़्यादा कालापन। कालापन होने का मतलब है कि ईंधन बढ़िया से नहीं जल पा रही है। आपका सही ऑप्शन होगा ईंधन पूरी तरह नहीं जल पा रही है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सर प्राकृतिक रबर जो है ना वो आइसोप्रीन का बहुलक है। बिल्कुल से इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आइसोप्रीन। अगला प्रश्न बउआ, अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन क्या होता है? 2 बातें याद रखिएगा सर। एक देगा अमोनिया क्लोराइड NH3Cl और एक देगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दोनों देखने में लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का गुण क्या है? अलग अलग। जो अमोनिया क्लोराइड है ये सर क्षारीय हो जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड है सर वो हो जाएगा अम्लीय। उल्टा हो गया क्या? 160 का देखो तो क्या वाले थे? इसी का अम्ल है। 160 नंबर लिखो रे। हो गया।
अमोनिया क्लोराइड NH3Cl और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये जो है आपका सर अम्लीय गुण दिखाएगा और ये जो है सर आपका क्षारीय गुण दिखाएगा। तो आपका प्रश्न है अमोनिया क्लोराइड का जल विलयन कैसा होता है, तो आप कहोगे सर अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक है? कार्बोहाइड्रेट जो हमें प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से सर। अब कहोगे सर कैसे? तो हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ये सारा का सारा पदार्थ में क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे फल भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं। सर ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हुआ पौधों से, और पूरा का पूरा पौधा किससे बना होता है? तो हम कहेंगे सर सेलुलोज से। किससे बना होता है बउआ? सेलुलोज से। तो कार्बोहाइड्रेट किसका बहुलक है? हम बोलेंगे सेलुलोज का। ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। अगला प्रश्न, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? अभी हमने बताया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। पॉलीथीन किसका बहुलक है? पॉलीथीन, ध्यान देंगे POLY लगा हुआ है, इसके बगल में लगा है इथीन। पॉली मतलब होता है बहु, और इसी का पूरा नाम पॉलीमर होता है, पॉलीमर से बहुलक, बहु, और इथीन मतलब इथीन। इसके अंदर क्या है? बहुत सारा क्या है बउआ? इथीन है। तो कहा गया है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो ये तो बहुलक है किसका सर? इथीन का। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इथीन या एथिलीन। अगर आपसे कहेगा सर पॉलिस्टर, बताओ जी पॉलिस्टर किसका है? तो आप पॉली मतलब बहुलक, एस्टर मतलब एस्टर, तो पॉलिस्टर किसका है? तो पॉलिस्टर ईस्टर का बहुलक है। अगला प्रश्न, 164। फिर प्रश्न है सर इथीन का बहुलीकरण से, इथीन, ये भैया इथीन हो गया। अब बहुलीकरण करोगे तो आगे लग जाएगा पॉली, नाम क्या हुआ? पॉलीथीन। ऑप्शन नंबर डी, पॉलीथीन। अगला प्रश्न, मेथेन के अणु की आकृति कैसी होती? सर मेथेन का अणु का आकृति टेट्राहेड्रल होती है। आप इसको विस्तार पूर्वक जब 11th में साइंस रखोगे तो वहां पर संकरण द्वारा इसको ज्ञात कर पाओगे। अगला प्रश्न, साबुन क्या है? बाबू साबुन क्या है? सवाल है आपका। ऑप्शन आप देख ले, क्या ये सोडियम है? नहीं। क्या ये पोटेशियम लवण है? नहीं। सिल्वर लवण है? नहीं। सोडियम स्टीएरेट है? जी हाँ, यह सोडियम स्टीएरेट है। चलिए अगला प्रश्न, 167। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है बउआ? ऑप्शन है अल्कोहल, जी होता है, वसा, जी होता है, तेल, इनका भी होता है। ऑप्शन होगा इनमें से सभी का होता है। अगला प्रश्न है बउआ, प्रश्न है उच्च अनुभार वाले एल्केन, अगर आपका अणु बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो सर आपका अणु बहुत ज़्यादा होने का मतलब वो हो जाएगा क्या सर? ठोस। क्या हो जाएगा? ठोस। अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक दो तो ये घुल जाएगा द्रव। अब आप इसमें नमक डालते चलो, बहुत ज़्यादा दे दो तो पूरा का पूरा पानी क्या बन जाएगा? नमक। अब आप इसको द्रव ना कह के क्या कहोगे सर? ठोस। तो ज़्यादा अणु वाले कोई भी द्रव जो होगा वो क्या कहलाएगा सर? ठोस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सबों को पता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। अगला प्रश्न, OH क्रियाशील मूलक क्या कहलाता है? सर ये
क्रियाशील समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि OH जो है ना सर, इसे हम लोग अल्कोहल कहते हैं। बोले तो अल्कोहल। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल। अगला प्रश्न, सर CHO को क्या कहते हैं? सर CHO को सारे लोगों को पता है, अल्डिहाइड कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर COOH क्या है सर? तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, CO क्या है? तो CO बाबू कीटोन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बाबू, COOR क्या है सर? R एल्काइल ग्रुप, आगे COR और इसे हम कहते हैं एस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, NH2 क्या है बाबू? तो NH2 सबों को पता है, यह है अमीन, ऑप्शन नंबर सी, अमीन। अगला प्रश्न, CONH2 क्या है? तो सर CONH2 एमाइड है। बिल्कुल, आप सबों ने क्लास में इनको पढ़ा होगा जब आप संरचना सूत्र पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? सर मेंडलीव साहब ने पहले आवर्त सारणी को बनाया था और उस आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व थे। कितने तत्व थे बउआ? 63। अब मेंडलीव साहब ने जब सारणी बनाया था ना, तो उस समय उसने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। परमाणु द्रव्यमान, ध्यान देंगे, अगर आप किसी परमाणु को मान लेते ये हाइड्रोजन है, यहाँ एक है और यहाँ पर भी एक है, इसे आप कहोगे परमाणु संख्या और इसे आप कहोगे सर द्रव्यमान संख्या। कौन सा संख्या? द्रव्यमान संख्या। बहुआ मेंडलीव साहब ने इस आधार पर सजाया था, लेकिन जब मोसले साहब आएंगे जिसने आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया है, तो सर उसने इसे परमाणु संख्या के आधार पर बनाया है। तो प्रश्न कहता है किसके आवर्त फलन होंगे मेंडलीव का? तो आप कहोगे सर द्रव्यमान, तो ऑप्शन नंबर बी, परमाणु के द्रव्यमान के। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम या मोसले के आवर्त नियम किसके अनुसार इसने तत्वों को सजाया? हमने बोला किसके अनुसार? परमाणु संख्या के अनुसार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा सर, परमाणु संख्या के आधार पर। अगला प्रश्न, मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया? सर मेंडलीव ने जो सजाया था परमाणु द्रव्यमान के। फिर वही प्रश्न को रिपीट करके पूछा है, ऑप्शन होगा परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इसने सजाया था। अष्टक नियम, अष्टक नियम, जब तत्वों को सजाने का दौर शुरू हुआ तो वहां पर डॉबरेनर साहब भी आए थे और न्यूलैंड साहब भी आए थे। तो न्यूलैंड साहब ने संगीत के जो 7 स्वर होते हैं उसी स्वर पर तत्वों को सजाया था और कहा था कि जो 8वां तत्व होगा वो पहले वाले स्वर के समान होगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा, 2 2 4 2 6 1 7, अगला जो 8वां सौ आएगा फिर यहाँ आ जाएगा इस आधार पर। लेकिन ज़्यादा सफलता इसमें नहीं मिली। क्वेश्चन तो पूछा गया है सर, अष्टक नियम 8 तत्वों को किसने सजाया था? तो आप कहोगे सर न्यूलैंड्स ने। फिर डॉबरेनर ने 3 तत्वों का ग्रुप बनाया था जिसको डॉबरेनर का त्रियक नियम कहा जाता है। तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि त्रियक नियम का प्रतिपादन या प्रतिपादक कौन थे? आप कहोगे सर डॉबरेनर साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, सर ऊपर से जब आप नीचे आओगे तो क्या होगा? जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो क्या होगा? आप देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर
ये आपके सामने आवर्त सारणी है सर। थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में जान ले, इससे संबंधित प्रश्न आप फटफट बना लोगे। सर ये है आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको मोसले साहब ने दिया था। ये मेंडली वाला नहीं है, ये आजकल का है आधुनिक। सर इसमें जो आप उदग्र ऐसी देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर जिसको आप उदग्र कहते हो, इन्हें हम कहते हैं वर्ग। उदग्र रेखा को हम कहेंगे बउआ वर्ग। और जो आप ऐसी देख रहे हो ना, इसको आप कहते हो क्षैतिज, और क्षैतिज रेखा को आप कहोगे सर आवर्त। एकदम से जान लोगे। अब आपसे कहेगा सर उदग्र की संख्या अर्थात वर्ग की संख्या कितनी है, तो ऐसे करके जब आप गिनोगे ना, तो 1 से लेके वो कहाँ तक गया है 18। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, आप कहोगे सर 18। अगर आपसे कहेगा सर आवर्त कितने होते हैं, तो ऐसी वाली रेखा को आवर्त कहते हैं। तो आप जब गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 2 भी तो है, नहीं, ये 2 को ध्यान देंगे। ये 57 आप देख रहे होंगे, 57 के बाद 58 होना चाहिए, लेकिन है क्या 72। 57 के बाद 58 से लेके 71 तक इसी के बीच में। और फिर 89 के बाद 90 होना चाहिए, नहीं, 89 के बाद जो 90 है, 90 से 103 के बीच यही तत्व है। तो लेंथेनियम के बाद के तत्व को लेंथेनाइट्स कहा जाता है। ध्यान देंगे, लेंथेनाइट्स। और ये कहाँ का है सर, यहीं का, अलग से नहीं है। और एक्टिनियम के बाद के तत्व को कहते हैं सर एक्टिनाइट्स। और इसमें कितने तत्व हैं, तो इसमें जब गिनोगे तो 14 तत्व, इसको भी गिनोगे तो क्या कहेंगे 14 तत्व। ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, आगे थोड़ा और कुछ जान लेंगे। तो आवर्त की संख्या कितनी हो गई सर 7। इसमें से जो 18वां है, जो सबसे लास्ट आवर्त सारणी का अंतिम जो वर्ग है, इसके अंतर्गत जो भी तत्व होगा उनका सारा का सारा कक्षा भरा होगा। जब भरा होगा तो वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगी, और वैसे गैस को हम अक्रिय या निष्क्रिय या नोबेल गैस कहेंगे। क्या कहेंगे सर, अक्रिय, निष्क्रिय या नोबेल। उससे पहले 17 वाले तत्व जिनका आपका वैलेंसी जो है वो 7 निकलेगा, और इसको अष्टक पुराने के लिए 1 चाहिए, मात्र 1 चाहिए, बहुत कम चाहिए। इसीलिए बहुत जल्दी कोशिश करेगा हमको कहीं से भी 1 क्या हो जाए, मिल जाए, मैं बहुत जल्दी अस्थायी हो जाऊं। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होगा वो 17 के तत्व होंगे, और इसे कहा जाता है बाबू हेलोजन। ध्यान देने वाली बात, ये बात को समझ लेंगे। उदग्र को वर्ग 18 वर्ग होते हैं, क्षैतिज को आवर्त 7 आवर्त होते हैं, नीचे 2 लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स, दोनों में 14 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के सबसे लास्ट वाले वर्ग निष्क्रिय या अक्रिय या उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहलाते हैं। इसके पहले वाले को हेलोजन कहते हैं, जिसका वैलेंसी 1 होता है और वो सबसे क्रियाशील धातु होता है। इसमें सबसे क्रियाशील क्या होगा, तो सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, फ्लोरीन। आप बोलोगे सर फ्लोरीन। यहां से संबंधित जो भी प्रश्न पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं। अब यहां पर अगर आ जाइएगा तो वर्ग 1 के तत्व को क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे, नाम रखा गया इसका। वर्ग के 1 के तत्व को कहा गया सर क्षारीय धातु। ध्यान देंगे सर। वर्ग 2 के तत्व को क्या कहा गया है, तो क्षारीय मृदा धातु। अब 3 से 12 तक, 3 से 12 जो है ये डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। आपको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया गया था तो वहां पर एस, पी, डी और एफ, ये चारों का चारों बात बताया गया है। तो डी ब्लॉक में प्रवेश करता है। ऐसे तत्व को हम कहते हैं सर संक्रमण तत्व। क्वेश्चन पूछेगा संक्रमण तत्व कहा जाता है, ऑप्शन रहेगा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आप कहना सर डी ब्लॉक। संक्रमण तत्व के बाद जो दाएं तरफ का जो भी तत्व है, इधर आप देख रहे हैं ना, ये सब का सब क्या है सर, अधातु है। प्रश्न पूछेगा आवर्त सारणी के दाएं तरफ किन तत्वों को रखा गया है, तो आप कहना सर
अधातु। यहां से प्रश्न बनता है और बनेगा, पूछेगा है। अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर उसका धात्विय गुण क्या होता है? तो धात्विय गुण उसका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, अभी हमने कहा उदग्र, ऐसे वाले स्तंभ को क्या कहेंगे? तो हमने कहा था वर्ग। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार को क्या कहेंगे? तो हमने अभी बताया था, क्या कहेंगे? आवर्त। इसकी संख्या कितनी होती है? तो बोलोगे सर 7। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? हमने बताया 7। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? हमने बताया 18। अगला प्रश्न, वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? सारी बातें हमने बताया, क्षारीय धातु। अगला प्रश्न, वर्ग 2 के तत्व को क्या कहते हैं? हमने बताया क्षारीय मृदा धातु। अगला प्रश्न, वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं? हमने अभी जस्ट बताया हैलोजन। अगला, वर्ग 18 के तत्व को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया सर अक्रिय गैस, नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस या निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न, लेंथेनाइड या एक्टिनाइड्स में कितने कितने तत्व हैं? हमने नीचे बताया कि 2 कतारें, एक को लेंथेनाइड्स और एक को एक्टिनाइड्स, दोनों में कितने कितने तत्व हमने बताया? 14। आप मारिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बाबू, तत्वों के वर्गीकरण धातु तथा अधातु में किसने किया था? सर धातु और अधातु 2 भागों में किसने तत्वों को बांटा था? तो सर बांटा था सबसे पहले लभावजे ने। अगला प्रश्न, मेंडलीव के समय कितने तत्व थे? हमने बहुत कुछ ही समय पहले बताया था कि सर उसके समय मात्र 63 तत्व थे। वर्तमान में कितने तत्व हैं? तो आप कहोगे सर वर्तमान में 118 तत्व हैं। अगला प्रश्न, वर्ग 13 के तत्व की संयोजकता क्या होगी? वर्ग 13 के तत्व की संयोजकता आप कैसे निकालोगे? सर 13 के, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बाबू कि वर्ग 13 आप देख रहे हैं, यहाँ है बोरान, ये आपका एल्युमिनियम है। ध्यान देंगे एल्युमिनियम, अगर एल्युमिनियम का परमाणु संख्या की बात करेंगे तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या होगी सर 13। अब आप इसका कन्फिग्रेशन निकालते हो 1s2 2s2 2p6 और आपको मिलता है सर यहाँ 3s2 3p1। गिन लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 1 13। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और ये अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1, कितना? 3। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी सर? 3। आप ऑप्शन नंबर मारना, ऑप्शन नंबर सर 3। अगला प्रश्न, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, हमने बताया था सभी आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता था? नोबेल गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस। आपका ऑप्शन होगा अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वीय गुण दिखाता है? सबसे ज्यादा अधातु वाला गुण कौन दिखाता है? ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन। अगला प्रश्न है बाबू, क्योटो प्रोटोकॉल कहां आयोजित किया गया था? यह सर वायु प्रदूषण से संबंधित एक आयोजन था कि सर वायु प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और अगर यह गैस बढ़ती है तो जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो दुनिया का तापमान है वो बढ़ जाएगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो उस स्थिति में समुद्रों में और पहाड़ों में जो ग्लेशियर जमा हुआ है वो पिघल जाएगा। अब ये अगर पिघल जाएगा तो समुद्र का जो जल स्तर है वो उठ जाएगा, जिससे कई शहर या पृथ्वी के कई भाग जलमग्न हो सकते हैं। इसी आपदा से बचने के लिए, इसी भविष्य के संकट से बचने के लिए जापान के क्योटो शहर में सर एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर सी होगा जापान 1997। अगला प्रश्न, गंगा कार्यान्वयन योजना की घोषणा कब हुई थी? सर घोषणा कब हुई थी? 2 बातें आएगी,
कार्यान्वयन शुरू कब हुआ था और घोषणा कब हुई थी, दोनों में अंतर होगा सर। जो घोषणा हुई थी वो हुआ था 1985 में, और जो कार्यान्वयन हुआ था वो कार्यान्वयन हुआ था 1986 में। अब दोनों में से एक बात क्वेश्चन को फंसाता है कि सर गंगा कार्यान्वयन योजना कब बनी थी या घोषणा कब हुई थी 1985 में। गंगा कार्यान्वयन योजना को का शुरुआत कब किया गया था, तो आप बोलोगे सर 1986 में। तो सर घोषणा कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 85। उसका कार्यान्वयन शुरू कब किया गया था, तो आप बोलोगे 1986। बहुत कंफ्यूज करेगा ये प्रश्न, देखने में हल्का है लेकिन हिला देगा बाबू। केंद्रीय वाहन अधिनियम कब बना, केंद्र वाहन अधिनियम 1993 में बनाया गया था। अगला प्रश्न सर, यूरो 1 कब लागू हुआ, तो सर यूरो 1 ये भी 1993 में ही लागू हुआ था। बांध बनाने का मुख्य कारण क्यों बनाया जाता है, एक तो सिंचाई के लिए, एक सर परिवहन के लिए, और एक बिजली उत्पन्न करने के लिए। डी है सर इनमें से सभी, आप ऑप्शन मार के आना इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, यूरो 1 और यूरो 2 का संबंध किससे है, सर दोनों जो सम्मेलन बुलाया गया था वो वायु प्रदूषण से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न, बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, नाम से ही पता चल रहा है बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसका सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबों को पता होगा। सुंदर प्रश्न का सुंदर ऑप्शन सुंदर लाल बहुगुना। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको पता होगा कि सर वनों की कटाई को क्या करना था, रोकना था। ऑप्शन नंबर सी वनों की कटाई को रोकना। अगला प्रश्न, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है, सर ये किससे बनता है, तो जीव जंतुओं के अवशेषों से बनते हैं। उस अवशेष को आप क्या कहते हो, जीवाश्म। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी जीवाश्म ईंधन है सर। अगला प्रश्न 208, क्योटो प्रोटोकॉल किसके उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बनाया गया था, हमने बताया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है सर, वन किस प्रकार का संसाधन है, आपको पता होगा कि अगर आज आप वन को काट दे तो क्या वन पुनः नहीं उगाया जा सकता, जी उगाया जा सकता। जिन्हें पुनः बनाया या उगाया जा सकता है वो कैसे संसाधन कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन कहलाएंगे। राजस्थान के किस गांव में पेड़ों से चिपककर स्त्रियों ने जान दी थी बाबू, तो आपको पता होगा वो गांव था खिजरी। कभी नहीं भूलना क्योंकि आपको खिचड़ी यहीं पर खाना है। रसोई घर के कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है, आवाज क्या करो जी, लिखो क्वेश्चन नंबर, पागल ही सब है, छोड़ देता। आवाज बंद करो। रसोई घर के कचरों का पुनर्चालन कर क्या बनाया जाता है बाबू, जो रसोई घर है यहाँ से सब्जियों के छिलके निकलते हैं और इन्हीं छिलकों को अगर सड़ा देना तो एक खाद बनेगा। इसी खाद को आप कहते हो कंपोस्ट। तो हमारा ऑप्शन होगा बी नंबर सर कंपोस्ट। अगला प्रश्न है बाबू, ऊर्जा का निरंतर स्रोत किससे कहा जाता है, सर लगातार ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन होगा सर सूर्य द्वारा। अगला प्रश्न है बाबू, चिपको आंदोलन कब हुआ था, सबों को पता है 1970 के दशक में यह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1970। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सारा ऑब्जेक्टिव हो चुका है। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव।
तब तक के लिए धन्यवाद।